ये कहानी एक नोवेल पर आधारित है जिसमें एक आदमी को धोखे से एक ऐसे जेल पर भेजा जाता है जहाँ से कभी कोई नहीं निकला, पर वहाँ उसे कुछ ऐसा मिलता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। सिनेमैटिक ब्रेकडाउन प्रेजेंट्स द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। कहानी के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि कुछ लोग किश्ती से टापू की तरफ जा रहे होते हैं। एक्चुअली में ये सब एक शिप के एम्प्लॉयज है और इनका कैप्टन जो है वो बीमार है, इसीलिए ये टापू पर जाकर मेडिकल हेल्प चाहते हैं। और ये जब टापू पर पहुंच जाते हैं तब कश्ती से दो लोग उतरते हैं और वो दोनों दोस्त हैं। एक का नाम है एल्बर्ट, दूसरे का नाम है मोंडेगो। और ये जिस टापू पर उतरे हैं उसका नाम है एल्बा। और तभी इन पर ब्रिटिश आर्मी हमला कर देती है और तभी इनके सामने एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। इसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट है, जो कि एक फ्रेंच एम्परर है जिसको उसके पद से निकाल दिया गया है। और यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी इसके पास रहती है ताकि ये किसी से मिल ना पाए। और वो इन दोनों को देखने के बाद ब्रिटिश आर्मी से कहता है, अगर तुम इनको मारना चाहो तो मार सकते हो, ये मेरे आदमी नहीं है। और फिर ये इन दोनों से पूछता है कि तुम कौन हो। और एडमंड बताता है कि वो दोनों एक शिप के एम्प्लॉयज हैं और हमारे कैप्टन का तबीयत सही नहीं है, इसलिए हम मेडिकल हेल्प लेने आए हैं। और ये सच सुनने के बाद ब्रिटिश आर्मी इन्हें कुछ नहीं बोलती और नेपोलियन इनको मेडिकल फैसिलिटीज दे देता है। और रात को वो एडमंड को अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। वो एडमंड को बोलता है, जिस तरह तुमने अपने कैप्टन को बचाने की कोशिश की मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये बोलकर वो उसे एक लेटर देता है और बोलता है, तुम्हें ये लेटर मिसियो क्लेरियन तक पहुंचाना होगा। वो खुद आकर ये लेटर तुमसे ले लेगा, पर लेटर के बारे में किसी को भी कुछ मत बोलना, अपने दोस्त को भी नहीं। पर एडमंड का दोस्त ये सब दूर देख रहा होता है। एडमंड अपने रूम में वापस जाता है पर लेटर के बारे में अपने दोस्त को कुछ नहीं बताता। इसके बाद इनको यहाँ से जाना पड़ता है क्योंकि इनके कैप्टन की जान नहीं बच पाती। और जब ये वापस अपने शिपिंग कंपनी में आते हैं, जिस तरह एडमंड ने डिसीजन लिया था और अपने कैप्टन को बचाने की कोशिश की थी, ये जानने के बाद उसको नेक्स्ट कैप्टन बना दिया जाता है। इससे वो बहुत खुश होता है और सीधा अपने गर्लफ्रेंड मर्सिडीज के पास जाता है और उसे बताता है कि मुझे शिप का कैप्टन बना दिया गया है और हम बहुत ही जल्दी अब शादी कर लेंगे। पर यहाँ पर उसका दोस्त मोंडेगो भी होता है। एक्चुअली में ये तीनों बचपन के दोस्त हैं, पर मर्सिडीज एडमंड को पसंद करती है। और जब मोंडेगो को पता चलता है कि एडमंड को शिप का कैप्टन बना दिया गया है, तब वो बहुत ही ज्यादा जलन महसूस करता है। और तब ये एक आदमी को मिलता है जो इनके साथ इनके ही शिपिंग कंपनी में काम करता है और ये भी एडमंड को बिल्कुल पसंद नहीं करता। एक्चुअली में इसको कैप्टन बनना था, इसके जगह एडमंड को कैप्टन बना दिया गया। और ये एडमंड से पूछता है कि मोंडेगो तुम्हारा दोस्त कब बन। पर मोंडेगो बोलता है वो दोस्ती का वादा तो करता है लेकिन मुझसे बातें छुपाता है। और वो आदमी पूछता है कैसी बातें। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एडमंड दिखाई देता है जिसे राजा के सोल्जर पकड़ने उसके घर आए होते हैं और वो उसे लेकर मैजिस्ट्रेट के पास जाते हैं। और मैजिस्ट्रेट को पता होता है कि एडमंड के पास एक लेटर है जो एडमंड को नेपोलियन ने दिया था। एडमंड सब कुछ सच सच बता देता है कि वो लेटर अब भी मेरे पास है क्योंकि उसे लेने के लिए कोई भी आया ही नहीं। और तभी एक सोल्जर एडमंड से लेटर लेकर मैजिस्ट्रेट को दे देता है और मैजिस्ट्रेट लेटर पढ़कर बोलता है, इसमें नेपोलियन ने ब्रिटिश आर्मी की पोजीशन के बारे में ब्यौरा दिया है, कौन सा सोल्जर किस टाइम पर कौन से जगह में होता है, यानी कि ये उसका एक एस्केप प्लान है। एडमंड बोलता है मुझे कुछ नहीं पता, नेपोलियन ने तो मुझे कहा था कि इसमें ऐसा कुछ नहीं और ना ही मैंने इस लेटर को कभी पढ़ा। मैजिस्ट्रेट बोलता है तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, तुम जा सकते हो। और जब वो जा रहा होता है मैजिस्ट्रेट पूछता है क्या तुम्हें पता है ये लेटर कौन लेने आने वाला था। और एडमंड बोलता है हाँ, मिसियो क्लेरियन। ये सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट लेटर को जला देता है और पूछता है क्या तुमने इस लेटर के बारे में या मिसियो क्लेरियन के बारे में किसको बताया है। और एडमंड नहीं बोलता है। फिर मैजिस्ट्रेट बोलता है तुम्हें मेरी वजह से बहुत तकलीफ हुई, इसलिए मेरे लोग तुम्हें बग्गी में घर तक छोड़ आएंगे। एडमंड बग्गी में जाकर बैठ जाता है और बग्गी को बाहर से लॉक कर दिया जाता है। एडमंड समझ जाता है कि वो गिरफ्तार हो गया है, पर वो कैसे न कैसे करके वहाँ से भाग जाता है और सीधा अपने दोस्त मोंडेगो के पास जाता है। और टापू में जो भी हुआ था वो मोंडेगो को सब बता देता है और बोलता है मैंने तुम्हें ये बात नहीं बताई थी। फिर मोंडेगो कहता है मैंने तुम्हें नेपोलियन से लेटर लेते हुए देख लिया था और रात को जब तुम सो रहे थे मैंने वो लेटर चुपके से पढ़ लिया था और मैंने ही मैजिस्ट्रेट को ये बात बताया है। एडमंड कुछ समझ नहीं पाता कि उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। एक्चुअली में वो ऐसा मर्सिडीज को पाने के लिए करता है। एडमंड यहाँ से भागने की कोशिश करता है और इन दोनों में तलवारबाजी होती है और एडमंड उसमें हार जाता है। और अब यहाँ पर सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो एडमंड को अपने साथ यहाँ से एक टापू पर ले जाते हैं। एक्चुअली में यहाँ पर एक जेल है जहाँ से कभी भी कोई नहीं भागा और एडमंड को वार्डन के सामने पेश किया जाता है। एडमंड बोलता है मैं बेगुनाह हूँ और वार्डन बोलता है मुझे पता है, अगर तुम गुनहगार होते तो तुम्हें यहाँ नहीं भेजा जाता। फिर वार्डन उसे बहुत मारता है और बोलता है हर साल अपने कैदी को ये प्रसाद मैं जरूर देता हूँ। और उसके बाद उसे एक सेल के अंदर डाल दिया जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी खिड़की है
और एक लकड़ी का दरवाजा जो साल में सिर्फ एक बार ही खुलता है जब वार्डन अपने कैदियों को मारता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और आज एडमंड को इस जेल में पूरे 1 साल और वार्डन एक बार फिर आता है और एडमंड को बहुत मारता है और धीरे धीरे टाइम के साथ एडमंड की हिम्मत भी टूटना शुरू हो जाती है और वो सुसाइड करने का ट्राई करता है। लेकिन तभी वो दीवार पर देखता है जहाँ पर लिखा होता है गॉड विल गिव मी जस्टिस। इसका मतलब है भगवान ही मुझे इंसाफ देगा। और ये पढ़कर वो रुक जाता है और आज उसे इस जेल में पूरे 4 साल हो चुके हैं। और एक दिन जब वो अपने सेल में बैठा होता है तभी जमीन खोदकर एक आदमी बाहर निकलता है और एडमंड को बताता है उसका नाम फिरिया है और उसको लगा कि वो बाहर की तरफ सुरंग खोद रहा है और वो इस जेल में 11 साल से कैद है और मैं पिछले 5 साल से सुरंग खोद रहा हूँ। और फिर वो एडमंड को बोलता है मैं तुम्हारे ऊपर खड़ा होना चाहता हूँ। और फिर वो एडमंड पर खड़ा होकर बाहर देखता है और उसे बहुत ज्यादा खुशी होती है। वो एडमंड को बोलता है मैंने 11 साल बाद आसमान देखा है। और फिर वो एडमंड को लेकर वो सुरंग से होते हुए अपने सेल में जाता है। और फिर फिरिया एडमंड से कहता है मैंने गलत दिशा में सुरंग खोद दिया पर अब मुझे सही दिशा मालूम है, तो हम दोनों मिलके ये सुरंग आराम से 8 साल में खोद सकते हैं। एडम उसके बात पर हंसता है पर फिरिया उसे कहता है कि अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत कीमती चीज दूंगा। वो कहता है जो भी मैंने इतने सालों में सीखा है साइंस, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथ, वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और ये सुनकर एडमंड उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वो एडमंड को तलवारबाजी भी सिखाता है। और एडमंड को अपनी सेल में 2 बार वापस जाना पड़ता है, जब गार्ड टॉयलेट का बकेट लेने आता है तब, और दूसरी बार जब वो खाना देने आता है। और जो भी मिट्टी सुरंग से आती है उसे वो लोग टॉयलेट के बकेट में डाल देते हैं ताकि गार्ड उसे ना देखे और फेंक दे। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन फिर ये एडमंड से कहता है कि वो पहले नेपोलियन की आर्मी में था पर मैंने उसको छोड़ दिया और एक अमीर आदमी जो कि बहुत अच्छा आदमी था उसका सेक्रेटरी बन गया। पर एक दिन उसकी मौत हो गई। उन लोगों का मानना था कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है जो कि उसने छुपाया हुआ है और नेपोलियन उस खजाने को लेना चाहता था, इसलिए मुझे पकड़ लिया गया और वो मुझे खजाने का राज पूछने लगी पर मुझे कुछ पता नहीं था और तब से मैं इस जेल में हूँ। और फिर एडमंड भी उसे अपनी कहानी बताता है और फिरिया उसे बताता है कि मैजिस्ट्रेट के पिता का नाम मिसियो क्लेरियन है। ये सुनने के बाद एडमंड को याद आता है कि ये सुनकर मैजिस्ट्रेट ने लेटर को जला दिया था और उसको यहाँ भेज दिया। और यहाँ पे एडमंड सब समझ जाता है कि ये सब मैजिस्ट्रेट ने अपने आप को बचाने के लिए किया। और धीरे धीरे सुरंग खोदते खोदते ये दोनों एक दिन एक पेड़ की जड़ तक पहुँचते हैं। मतलब ये बाहर तक पहुँच गए हैं। अब बस उन्हें ऊपर की ओर खोदना है जिसमें कुछ ही महीने लगेंगे। एडमंड बोलता है मैं भी छेनी लेके आता हूँ। और जब फिरिया अकेला सुरंग खोद रहा होता है उस पर सुरंग के कुछ पत्थर गिर जाते हैं। फिर एडमंड उसे बाहर ले आता है पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। वो मरने से पहले एडमंड को सारा सच खजाने के बारे में बता देता है और फिर एडमंड को एक मैप देके कहता है मैंने तुम्हें झूठ बोला था, मुझे खजाने के बारे में सब पता है। इटालियन कोस्ट पर एक टापू है जिसका नाम है मोंटे क्रिस्टो। एडमंड तुम वहाँ जाना और वहाँ से तुम नक्शे की मदद से खजाने तक पहुँच जाओगे। फिर एडमंड बोलता है मैं यहाँ से कभी नहीं निकल सकता, सुरंग पूरी तरह से बंद हो चुका है। पर फिरिया उसे बोलता है कभी भी हिम्मत मत हारना। और ये बोलने के बाद फिरिया की मौत हो जाती है और तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं पर एडमंड सुरंग में छुप जाता है। फिर गार्ड्स फिरिया की बॉडी को एक कवर में लपेटकर वार्डन को बुलाने चले जाते हैं। जरा सर यहाँ पर जिसकी भी मौत होती है उसको जंजीर से बांधकर समुद्र में फेंक दिया जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और गार्ड्स बोलते हैं हम 3 की गिनती पर इसे फेंक देंगे। 3 बोलने पर कवर से एक हाथ निकलता है क्योंकि कवर के अंदर फिरिया नहीं एडमंड होता है। एडमंड चालाकी से फिरिया की लाश को अपने सेल में छुपा देता है और खुद वो कवर के अंदर होता है। और फिर एडमंड हाथ निकालकर वार्डन के पास जो चाबी होती है उसे खींच लेता है और चाबी के साथ वार्डन भी समंदर में गिर जाता है। और इससे पहले कि वार्डन वहां से भाग पाता एडमंड उसे मार देता है क्योंकि वार्डन उस पर बहुत ही ज्यादा जुल्म करता था। और फिर एडमंड स्विम करके दूसरे टापू पर पहुंच जाता है और वहां जाकर वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि बहुत दिनों बाद उसने आजादी की सांस ली है। और तभी उसे बहुत सारे लोग दिखते हैं जो कि लुटेरे होते हैं और अपने एक साथी को मारने आए होते हैं जिसने उनको धोखा दिया था। लेकिन उसके कुछ साथी उसे नहीं चाहते कि मारा जाए और उनका जो लीडर होता है वो कोई फैसला नहीं कर पाता। इसलिए वो एडमंड से बोलता है तुम मेरे धोखेबाज साथी से लड़ोगे और तुम में से जो भी जीतेगा वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाएगा। और फिर एडमंड की और वो दूसरे आदमी जिसका नाम जेकोबो है उन दोनों की लड़ाई होती है और एडमंड फाइट जीत जाता है लेकिन वो उसे नहीं मारता और सरदार से बोलता है इसकी जान बख्श दो।
इससे तुम्हारे पास एक और साथी रहेगा। सरदार उसकी बात मान जाता है और जेकोबो को छोड़ देता है। और जेकोबो एडमंड से बोलता है, अब मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम हूँ। इसके बाद एडमंड अपने शहर वापस जाता है और उसके साथ जेकोबो भी होता है। फिर एडमंड अपने एक पुराने जानकार के पास जाता है जो उसे नहीं पहचान पाता, क्योंकि 13 सालों में एडमंड का पूरा हुलिया बदल चुका है। एडमंड उस आदमी से कहता है कि मैं एडमंड का दोस्त हूँ और मैं उसके परिवार के बारे में जानना चाहता हूँ। और वो आदमी बोलता है कि एडमंड के राजद्रोह के बाद उसके पिता ने सुसाइड कर लिया। एडमंड पूछता है कि उस पर राजद्रोह का आरोप किसने लगाया था, और वो आदमी बोलता है विलफोर्ड ने, जो उस वक्त यहाँ का मजिस्ट्रेट था, पर वो अभी पेरिस में चीफ प्रोसिक्यूटर है। एक्चुअली में उसके जो पिता थे उनकी किसी ने हत्या कर दी थी। और यहाँ पे एडमंड को ये भी पता चलता है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड थी मर्सिडीज, उसने एडमंड की मृत्यु की खबर सुनते ही मोंडेगो से शादी कर ली थी। और मोंडेगो एडमंड का वही दोस्त है जिसने उसको धोखा दिया था, और वो भी अभी पेरिस में है। ये सारी बातें सुनकर एडमंड पूरी तरह से टूट जाता है और वो अपना बदला लेना चाहता है। पर सबसे पहले वो जेकोबो के साथ मिलकर मोंटे क्रिस्टो टापू जाता है और उसे वहाँ खजाना मिल जाता है जो कि पानी के अंदर होता है। और यहाँ पे इतना ज्यादा सोना होता है जिसे एक साथ बोट पे ले जाना नामुमकिन है, और जितना भी ये ले जाते हैं उसे चाहकर भी वो खर्चा नहीं कर सकते। इसलिए वो दोनों पेरिस जाते हैं और एक बहुत बड़ा मेंशन खरीद लेते हैं। अब एडमंड अपना नाम भी बदल लेता है और अपना नाम द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो रख लेता है। और फिर वो पता करता है कि मोंडेगो की कमजोरी क्या है। उसे पता चलता है कि मोंडेगो ने बैंक से लोन लिया है, और फिर एडमंड बैंक को ही पूरा खरीद लेता है। और साथ ही साथ वो जितने भी शिपिंग कंपनी के साथ काम करता है उनको भी मना कर दो कि उसके साथ कोई भी काम ना करे। लेकिन अभी भी वो मोंडेगो के करीब जाने का मौका ढूंढ रहा होता है। और फिर वो मोंडेगो और मर्सिडीज के बेटे एल्बर्ट को खुद ही किडनैप करके बचाता है ताकि वो उसके करीब जा सके। और ऐसा ही होता है। एल्बर्ट मोंटे क्रिस्टो को अपने घर पार्टी में बुलाता है और अपने पिता मोंडेगो से मिलाता है, लेकिन मोंडेगो उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि एडमंड का हुलिया पूरी तरह से बदल चुका है। साथ ही साथ वो इतना अमीर हो चुका है कि मोंडेगो कभी सोच ही नहीं सकता। और इसके बाद एडमंड मर्सिडीज से भी मिलता है। जब वो मर्सिडीज के साथ डांस करता है तो मर्सिडीज को कुछ जाना पहचाना एहसास होता है, पर वो उसे नहीं पहचान पाती क्योंकि उसके हिसाब से एडमंड अभी मर चुका है। पर जब एडमंड अपने हाथों से अपने बाल घुमा रहा होता है तब मर्सिडीज उसे देख लेती है। दरअसल ये एडमंड की एक पुरानी आदत होती है और वो जान जाती है कि वो एडमंड ही है। और जब एडमंड घर जा रहा होता है तब वो उसके बग्गी में पहले से ही बैठी होती है। वो उसे कहती है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पर एडमंड उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करता और उसे बग्गी से उतार देता है। यहाँ पर एडमंड ने एक और प्लान बनाया होता है। वो मोंडेगो और विलफोर्ड जो कि मजिस्ट्रेट था उनको यकीन दिला देता है कि उसको खजाना मिल चुका है और उसका एक शिपमेंट आ रहा है जिसे पास करवाने के लिए उसे विलफोर्ड की मदद चाहिए। फिर विलफोर्ड एडमंड से कहता है कि हम किसी भी तरह से वो शिपमेंट को हासिल कर लेंगे, फिर सारा सोना हमारा हो जाएगा। मोंडेगो बोलता है कि मैं एक पुराने दोस्त को जानता हूँ जो शिपमेंट में हमारी मदद कर सकता है। जब पोर्ट पर शिपमेंट आता है तब मोंडेगो का वही पुराना दोस्त जिसे एडमंड भी जानता है। सर 13 साल पहले इसके जगह एडमंड को कैप्टन बना दिया गया था, इसलिए ये एडमंड से चलता था और एडमंड को फंसाने में मोंडेगो की मदद भी की थी। और जब ये खजाना चुरा रहा होता है तब एडमंड पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है और उसको अरेस्ट करवा देता है। फिर एडमंड सीधा मजिस्ट्रेट विलफोर्ड के पास जाता है। से 13 साल पहले तुमने मर्सिडीज को झूठ क्यों बोला कि मेरी मौत हो चुकी है? विलफोर्ड को कुछ समझ नहीं आता। एडमंड बोलता है, तुमने ऐसा इसलिए किया ताकि मोंडेगो और मर्सिडीज की शादी हो जाए। तुम दोनों ने एक सौदा किया था क्योंकि तुम अपने पिता से परेशान थे, क्योंकि तुम्हारे पिता नेपोलियन के वफादार थे और वो नेपोलियन का साथ देना चाहते थे, इसलिए तुमने मोंडेगो को अपने पिता को मारने के लिए कहा। विलफोर्ड कहता है, हाँ ये सच है, पर तुम ये कभी साबित नहीं कर पाओगे। और तभी वहाँ धुएं के अंदर से पुलिस आती है और वो विलफोर्ड को अपने पिता के साजिश के आरोप में अरेस्ट कर लेती है। और वहीं अब मोंडेगो भागने की तैयारी कर रहा होता है क्योंकि वो फंस चुका होता है और वो मर्सिडीज को भी अपने साथ चलने के लिए बोलता है। मर्सिडीज उसे मना कर देती है। फिर वो कहता है, तुम मत आओ, मैं और मेरा बेटा यहाँ से चले जाएंगे। फिर मर्सिडीज मोंडेगो से कहती है वो तुम्हारा बेटा नहीं है, वो एडमंड का बेटा है और एक यही कारण था जिसके वजह से मैंने तुमसे शादी के लिए। फिर मोंडेगो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा उसी जगह जाता है जहाँ चोरी करके उन्होंने एडमंड का खजाना छुपाया हुआ है। लेकिन पर जब वो बॉक्सेस खोलता है वहाँ मिट्टी के अलावा कुछ नहीं होता और तभी वहाँ एडमंड अपने पुराने रूप में उसके सामने आता है। मोंडेगो कहता है, तुम जिंदा हो, और वो तलवार से एडमंड पर हमला कर देता है। पर एडमंड अब उससे बहुत अच्छा तलवारबाज है और वो मोंडेगो को हरा देता है। और उससे पहले कि वो उसे मारता,
मोंडेगो का बेटा एल्बर्ट वहाँ पे आ जाता है और एडमंड के ऊपर हमला कर देता है, पर एडमंड उसे भी हरा देता है। और जब एडमंड उसे मारने वाला होता है तब वहाँ मर्सिडीज आ जाती है और वो एल्बर्ट को बचा देती है और वो एल्बर्ट को बता देती है कि तुम्हारा पिता मोंडेगो नहीं एल्बर्ट है। ये सुनकर एडमंड भी हैरान हो जाता है, पर वो खुश भी होता है क्योंकि उसे मर्सिडीज और उसका बेटा दोनों वापस मिल गए। और तभी वहाँ मोंडेगो गन निकाल लेता है और उसके फायर करने से पहले एडमंड का साथी जिसका नाम जेकोबो है उस पर चाकू से हमला कर देता है और गोली मर्सिडीज के कंधे पर जा लगती है और मोंडेगो वहां से भाग जाता है क्योंकि गन में सिर्फ एक ही गोली होती है। पर एडमंड उसका पीछा करता है और इन दोनों के बीच तलवारबाजी होती है और वहां एडमंड उसे मार गिराता है। और हमें अंत में ये दिखाया जाता है कि एडमंड वो जेल जिसका नाम चैटडी है, जहाँ पर उसने 13 साल बिताए थे, उसे खरीद लेता है ताकि वैसा जुल्म और किसी पे ना हो। और फिर एडमंड कसम खाता है कि वो अपनी जिंदगी को सच्चाई और भलाई के रास्ते लगाएगा, जैसे कि उसे फिरिया ने मरते वक्त कहा था। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। ये फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी 7.8 की रेटिंग है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।